बारदोली में 1922 ईस्वी में प्रारंभ हुए सत्याग्रह के लिए ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को 6 वर्ष की सजा दी थी। उन्हें यरवदा जेल में रखा गया था। वहां जेल के अधिकारियों को आशंका रहती थी कि गांधी जी ने देश भर में सरकार के सामने जो बवंडर उठाया है, कहीं जेल में भी कुछ ऐसा ही ना करें। अतः डर के मारे उन लोगों ने उन्हें जेल के एक अलग हिस्से में रखा था। वह त्रिकोणाकार था। उस हिस्से के सारे कमरे खाली करवा दिए गए थे। उसमें भी बीच का एक कमरा गांधी जी के उपयोग के लिए तथा एक मेरे उपयोग के लिए दिया गया था। दो तरफ से तो यह हिस्सा बंद था, मगर एक तरफ से आंगन दिखाई देता था। जेल के अन्य कैदियों के साथ गांधी जी का किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं रहना चाहिए, ऐसा जेल के अधिकारियों का विश्वास था। और गांधी जी के लिए जो वार्डर नियुक्त किया गया था, उसे इसकी खास हिदायत दी गई थी। पहले तो हिंदू अथवा मुसलमान वार्डर रखे जाते थे, किंतु वे देर सवेर गांधी जी के प्रभाव में आ जाते थे। इस डर से उनकी चौकसी के लिए एक सोमाली वार्डर नियुक्त किया गया। उसका नाम था आदम। उस समय अफ्रीका के सोमालियों ने भी ब्रिटिश सरकार का विरोध किया था और ऐसा करने वालों की धरपकड़ हुई थी, जिसमें आदम भी पकड़ा गया था। उसे हिंदुस्तान भेजकर यरवदा जेल में रखा गया था। आरंभ में आदम ने खूब चौकसी की। यदि कोई कैदी आंगन से होकर जाता होता और गांधी जी बाहर घूमते होते, तो वह स्वभावतः गांधी जी को प्रणाम करने के लिए प्रेरित होता। परंतु आदम किसी को ऐसा कुछ करते देखता तो उसका नाम लिखकर दफ्तर के अधीक्षक सुपरिटेंडेंट को सूचित कर देता। 3 दिनों तक तो वह अत्यंत सख्ती से पहरा देता रहा, परंतु चौथे दिन वह मेरे पास आया और कहने लगा, गांधी जी मजहबी आदमी हैं, उनकी पहरेदारी क्या करनी। सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना करते हैं और सारा दिन काम में बीत जाता है। उन्हें किसी से बोलने तक का अवकाश नहीं है। ऐसे मजहबी आदमी की पहरेदारी क्या करूं? मैं उसकी बातों का तात्पर्य अच्छी तरह नहीं समझ सका। इतना तो समझ गया कि गांधी जी की दिनचर्या और कार्यक्रमों का प्रभाव उस पर भी पड़ रहा था। वह पहरेदारी की बात छोड़ किसी तरह गांधी जी की मदद कर सके, यह मौका ढूंढने लगा। उनका जो काम मैं करता था, उसके लिए वह मुझसे कहने लगा, ये सब मैं करूंगा। उन दिनों सत्याग्रही बंदियों को समाचार पत्र नहीं मिलते थे। इस बात की सख्त मनाही थी। फिर भी बाहर की दुनिया में क्या होता है, यह जानने की इच्छा सत्याग्रही कैदियों को रहा करती थी, जो स्वाभाविक भी थी। अतः वे वार्डरों या बाहर जाते कैदियों द्वारा अखबार मंगवाते। आदम को भी इस बात की जानकारी होगी। उसे ऐसा लगा होगा कि गांधी जी को भी अखबार पढ़ने की इच्छा होती होगी। इस कारण कुछ व्यवस्था कर वह अखबार ले आया। परंतु गांधी जी के विचार तो दूसरे कैदियों से अलग ही थे। उनकी लड़ाई सत्याग्रह की थी और उसके अनुसार यदि कानून या नियम भंग भी करना था तो सविनय। एक बार सजा होने के बाद जेल के नियम को अच्छी तरह मानना चाहिए, ऐसा वे कहते थे। उनका कहना था कि यदि इन नियमों को नहीं मानना है तो स्पष्ट विरोध करना चाहिए। चोरी से छुप छिप कर कायदे कानून का विरोध तो हो ही नहीं सकता। अतः आदम द्वारा लाया गया वह अखबार गांधी जी नहीं देखेंगे, यह मैं पहले ही जानता था। मैंने यह बात आदम को समझाई थी, परंतु यह बात उसके दिमाग में बैठी नहीं। कहने लगा, तुम नहीं दे सकते तो मैं ही दे दूंगा। इतना कहकर वह सामने के कमरे में गया और गांधी जी के हाथ में अखबार दे दिया। गांधी जी ने प्रश्न सूचक दृष्टि से उसकी ओर देखकर पूछा,
आदम, यह क्या है? आदम हंसकर कहने लगा, महाराज, अखबार है, ताजा अखबार तुम्हारे लिए लाया हूँ, देखो। गांधी जी ने तुरंत उत्तर दिया, ये अखबार मैं नहीं देख सकता, ये बात कानून के खिलाफ है, तुम वापस ले जाओ। आदम उन्हें समझाने लगा, ताजा अखबार है, सब लोग अखबार देखना चाहते हैं, आपके लिए बहुत मुश्किल से लाया हूँ। गांधी जी ने कहा, ये सब मैं समझता हूँ, लेकिन कानून के खिलाफ है, इसलिए मैं नहीं देख सकता। तुम इसे ले जाओ, नहीं तो मुझे शिकायत करनी होगी। आदम निराश हो गया, कुछ घबराया भी। वह गांधी जी के पास से आकर मुझसे कहने लगा, महाराज कहते हैं कानून के खिलाफ है। किसका कानून? सरकार तो बुरी है, बुरी सरकार के कानून का ख्याल क्या रखना। लेकिन गांधी जी मजहबी आदमी हैं, वे हमारी बात नहीं सुनते हैं, आप उन्हें समझाएं। मैंने कहा, मुझसे ये काम नहीं हो सकेगा। गांधी जी ऐसी बातें कभी सुनेंगे भी नहीं, उल्टे मुझसे भी नाराज होंगे। इससे वह दुखी हुआ। इतना अधिक जोखिम उठाकर लाया गया अखबार फाड़ डाला जाए या जला दिया जाए, यह उसे अच्छा नहीं लगा। किसी भी तरह गांधी जी वह अखबार देखें तो उनकी मेहनत, उसका साहस सफल हो। अतः वह मन ही मन विचार करने लगा। आप तो बहुत बड़े मजहबी आदमी हैं, आप अखबार नहीं देखेंगे, लेकिन हमको यहाँ जेल में आए काफी दिन हो गए हैं। हमारे मुल्क का क्या समाचार है, ये देखो और हमें सुना दो। आदम की यह बात सुनकर गांधी जी को हंसी आ गई। वे समझ गए कि अखबार पढ़ने की यह एक युक्ति है, लेकिन फिर सोचा इसका इतना अधिक आग्रह है तो नाराज नहीं करना चाहिए। उन्होंने अखबार पढ़ा और सोमालीलैंड में जो लड़ाई चल रही थी, उस विषय का जो समाचार छपा था उसे सुनाया। इससे आदम बहुत खुश हुआ और तुरंत बाहर आकर छोटे छोटे बालकों की तरह हंस हंस कर कहने लगा, देखा, गांधी जी ने अखबार पढ़ा, मैंने उन्हें कैसे मनाया। इसके बाद तो आदम की गांधी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। गांधी जी के छोटे बड़े सभी काम आदम भक्ति के साथ करने लगा। सुबह बहुत जल्दी उठकर 4 बजे गांधी जी के लिए गर्म पानी तैयार कर देता। उसके बाद वह गांधी जी की प्रत्येक गतिविधि में हिस्सा लेने लगा। गांधी जी का भी उस पर अब तक अत्यधिक प्रेम हो चुका था। एक दिन गांधी जी ने सोचा कि यह हिंदुस्तान में रहता है तो इसे उर्दू सीख लेनी चाहिए। अतः उन्होंने उसे उर्दू सीख लेने के लिए कहा। आदम ने भी यह बात मान ली और गांधी जी से उर्दू सीखने लगा। गांधी जी भी उन दिनों उर्दू का अभ्यास कर रहे थे, अतः उन्हें भी इस कार्य में रस मिल रहा था। कुछ महीने इसी प्रकार बीते। फिर सूत काटने के अधिक श्रम से गांधी जी की आंखें दुखने लगी थीं। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा। सुबह जल्दी उठकर सारे दिन काम करने के बदले कम काम करने की सलाह दी, परंतु गांधी जी ने एक भी बात स्वीकार नहीं की। गांधी जी की आंखों में अत्यधिक पीड़ा थी, जिसका आदम को भी बहुत दुख हुआ था। अतः वह उन्हें कम काम करने के लिए समझाने लगा। गांधी जी ने उसकी बात सुनी और कहा, देखो भाई आदम, ये सूरज अपना काम नहीं छोड़ता, ठीक समय पर निकलता है और संसार को रोशनी देता है, तो हम अपना काम कैसे छोड़ दें। आदम बेचारा यह बात सुनकर चुप हो गया, क्योंकि वह स्वयं भी धर्मनिष्ठ था, नियमानुसार नमाज पढ़ता था। इस दलील का आदम पर असर पड़ा। फिर भी वह सोचता था कि यदि गांधी जी काम कुछ कम कर दें तो अच्छा। थोड़े दिनों बाद तबीयत कुछ अधिक बिगड़ी तो गांधी जी ने खाना कम कर दिया। वे रोज 4 रोटियां लेते थे, तो अब उन्होंने 2 ही देने को आदम से कहा।
आदम उनको देखता ही रह गया और बोला, महाराज, सूरज तो अपना कानून छोड़ता नहीं, तब आप रोटी कैसे कम कर सकते हैं? आदम की यह दलील सुनकर गांधी जी हंस पड़े। इस परदेसी को भी गांधी जी के प्रति कितनी श्रद्धा थी। आदम की सेवा से गांधी जी भी खुश थे और उनके प्रति यह क्या कर सकते हैं, यह सोचा करते थे। वे उसके विषय में जानना चाहते थे। उन्होंने सुपरिटेंडेंट से बात की। फलस्वरूप अल्प समय में ही आदम को छोड़ दिया गया और वह अपने देश को चला गया। गांधी जी के परोपकारी और साधु जीवन का जैसा असर आदम पर हुआ, वैसा जेल के सुपरिटेंडेंट पर भी होने लगा। हम सब लोग साबरमती जेल से यरवदा जेल में लाए गए थे। यहां कुछ महीनों के बाद जेल में नए सुपरिटेंडेंट आए। ये स्वभाव के अतिशय कठोर और नियमों के पालन में बहुत कड़े थे। ऐसी बात जेल में फैल चुकी थी, परंतु हमारे प्रति व्यवहार में वे अत्यंत मिलनसार स्वभाव के, सरल और सज्जन लगे। गांधी जी को जिस हिस्से में और जिस कमरे में रखा गया था, वह उन्हें संतोषजनक नहीं लगा। उन्हें लगा कि यदि गांधी जी और अन्य राजनीतिक कैदियों को यूरोपियन कमरों में ले जाया जाए तो बहुत अच्छा होगा। सुपरिटेंडेंट ने यह बात गांधी जी के आगे रखी। गांधी जी को यह विचार पसंद आया और उन्होंने उन कमरों में जाने की अनुमति दे दी। निश्चित दिन हम अपना सामान लेकर इस नए वार्ड में आ गए। सांझ को हम लोग साथ बैठे तो गांधी जी के मन में एकाएक एक विचार आया और वे मुझसे कहने लगे, शंकर लाल, हमने यहाँ आकर भूल की है। हमें अपने पुराने ब्लॉक में वापस जाना चाहिए। मुझे सुपरिटेंडेंट से मिलकर बातें करनी है। आप उन्हें सूचित कर दें। गांधी जी की ये बात सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ और खेद भी। मैं कुछ समझ नहीं सका, अतः मैंने पूछा, बापू, ऐसा क्यों कहते हैं? यहाँ रहने में क्या आपत्ति है? गांधी जी ने तुरंत जवाब दिया, हमें यहाँ लाने में जेलर ने बड़ी भूल की है। सुपरिटेंडेंट की हैसियत से यद्यपि उसे ऐसा करने का अधिकार है, परंतु वो सामान्य कैदियों के लिए है, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए वो जगह स्वयं सरकार ने निश्चित की होगी और इस कारण बदली नहीं जा सकती। मैंने कहा, ऐसा किस लिए मानते हैं? फिर इस सिलसिले में तो उसने भी विचार किया होगा। हमारे कहने से तो हमें यहां लाया नहीं गया, फिर वापस जाने के लिए क्यों कहें? परंतु गांधी जी ने निश्चय कर लिया था, अतः वे मुझे समझाने लगे। ये बात इतनी सरल नहीं है। उसने जरूर भूल की है और सरकार को इस बात का पता चल जाए तो उसे दंडित होना पड़ेगा। मेरा तो धर्म है उसे बचाना। इसके आगे तर्क करना व्यर्थ था। सुपरिटेंडेंट को सूचना दी गई और दूसरे दिन सुबह ही वो मिलने आए। गांधी जी ने अपने विचार उनके सामने रखे, लेकिन सुपरिटेंडेंट को यह बात नहीं भाई। वे कहने लगे, ऐसा विचार करने की कोई जरूरत नहीं। सरकार को यदि मेरा ये काम पसंद नहीं आएगा और वो विरोध करेगी तो मैं त्याग पत्र दे दूंगा। फिर भी गांधी जी अपने विचारों पर दृढ़ रहे। सरकार उनके लिए क्या सोचती है और क्या इच्छा रखती है, यह वे समझते थे। अतः उन्होंने कहा, आप कहते हैं वो अधिकार भले ही आपको प्राप्त हो, मगर वो सामान्य कैदियों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। मैं इस विषय में अधिक समझता हूं, अतः मेरी बात मानिए और हमें पुराने स्थान पर भेज दीजिए। गांधी जी ने देखा कि यह जेलर जिद्दी है और नहीं मानेगा। तब उन्होंने कहा, आपका मेरे प्रति जो स्नेह है वो मैं समझता हूं, आभारी भी हूं। आपके कथनानुसार मुझे कार्य करने की इच्छा भी है, पर सरकार की क्या इच्छा है ये आप जान ले तो अच्छा हो। हमें अभी वापस जाने दें
और फिर आप होम मेंबर के साथ बातचीत करें। उसके बाद यदि मुझे यूरोपियन कमरे में ले जाने की अनुमति मिले तो ले चलिएगा। गांधी जी की इस बात पर भी जेलर राजी हो गया और हमें पुनः पुराने कमरों में ले आया। इस बात के 3-4 दिनों के बाद सुपरिटेंडेंट गांधी जी से मिलने आए और गांधी जी का आभार मानने लगे। उन्होंने कहा, आपकी बात सत्य है। मैंने होम मेंबर से बातें की थी। आपको इस स्थान पर रखने का निर्णय सरकार ने किया है और बिना सरकारी अनुमति के स्थान नहीं बदला जा सकता। स्थान बदलकर मैं अत्यंत कठिनाई में पड़ जाता। मैं भी हठी आदमी हूं। आपको यूरोपियन कमरे में ले जाकर वापस लाने का समाचार सरकार तक पहुंचता तो मुझे त्याग पत्र देना ही पड़ता। आपने जो सलाह दी वो उचित थी, अतः उसके लिए मैं आपका जितना भी आभार मानूं कम ही होगा। गांधी जी ने इस संबंध में पहले से ही यह सोच लिया था और उनका अनुमान सच निकला। यह देख उन्हें संतोष हुआ कि उन्होंने ठीक कदम उठाया था, पर उसके साथ ही वे सुपरिटेंडेंट की सज्जनता की प्रसन्नता किए बिना न रह सके। सुपरिटेंडेंट के मन पर भी उसकी गहरी छाप पड़ी और गांधी जी को वह अपना मित्र समझकर कैदी होने पर भी जेल के अटपटे प्रश्नों के संबंध में उनकी सलाह लेने लगा।